अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल या मिज़रू। स्टूडेंट्स, कभी आपने सोचा है कार्बन जब मीथेन के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उस वक्त उसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। जब वही कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है उस वक्त उसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर, बिल्कुल एक सीधी लाश की तरह वो लेटा रहता है। अब इसकी रीजन क्या होती है, हम किस बेस पर कहते हैं कि भाई इस मॉलिक्यूल की ये शेप होगी? तो इन सब के पीछे एक मैजिक है और वो मैजिक है हाइब्रिडाइजेशन का। ये एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है जिसे हम यूज करके आप बता सकते हो कि किसी भी मॉलिक्यूल की ये शेप हो सकती है। तो चलिए हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड शेप mix together to form new hybrid orbitals. To form new set of equivalent orbitals have the same shape and same energy. These new orbitals are called hybrid orbitals. यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एटम्स के अटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसमें स्लाइटली डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है एनर्जी का और शेप का, वो इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद एज अ रिजल्ट जो बनने वाले न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। अब ये कैसे होता है, किस तरह से अटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें एनर्जी का डिफरेंस पाया जा रहा है, उनकी शेप भी डिफरेंट है, वो मिक्स कर रहे हैं, किस तरह से वो मिक्सिंग हो रही है और वो फिर किस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। अब जो बनने वाली नई चीज है उसकी किस तरह से एनर्जी और शेप सेम होती है, इसको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि ये आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस लेक्चर में मिलेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ते क्यों है। ये ठीक है कि वो शेप को डिफाइन करती है किसी भी मॉलिक्यूल की, वो कैसे करती है उसको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक पर्पस क्या है, हम इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि वेस्पर वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी वो भी तो हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करती थी और ये भी शेप को एक्सप्लेन करिए। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो जानते हैं हम इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई वी नीड इट, हमें इसकी क्यों जरूरत महसूस होती है? इसकी रीजन है हमारी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में क्या होता है, उस मॉलिक्यूल की शेप के साथ क्या होता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जबकि रियलिटी में वो कुछ और होती है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। देखें, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और दोनों के दोनों पेयर्ड अप हैं। अब इसके पास किसी भी तरह का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्डिंग भी नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। अब रियलिटी में बेरिलियम के दो दो बॉन्ड हैं क्लोरीन के साथ, जिसे हम बोलते हैं बेरिलियम क्लोराइड। अब इसकी क्या रीजन है? हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई बेरिलियम कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता, लेकिन रियलिटी में वो दो बना रहा है। दूसरी एग्जांपल है बोरोन। बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px1। अब ये इसका जो वैलेंस शेल है, शेल 2 में इसका जो वैलेंस शेल है इसमें देखें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि भाई ये सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन बोरोन ने कहा नहीं, मैं तो तीन तीन बना सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसी तरह कार्बन है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है अनपेयर्ड? एक, और ये दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि भाई दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ज्यादा से ज्यादा दो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन कार्बन कहते हैं नहीं, मैं भी चार बॉन्ड बना सकता हूँ। तो इन सब की क्या रीजन थी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो रियलिटी में मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा था वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट था। तो इन सब की रीजन है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का क्या प्रोसेस है अब हम वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसका पहला स्टेप ये है, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में आपके पास जो पहली चीज अक्कर होती है वो है एक्साइटेशन। किस चीज की एक्साइटेशन होगी भाई? इलेक्ट्रॉन की होगी। आपका इलेक्ट्रॉन लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर एटॉमिक ऑर्बिटल की तरफ मूव कर जाएगा। अब उसके मूव करने की वजह से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब इसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा? देखें, जब नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाने की जो एबिलिटी है किसी भी एटम के पास वो भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से सबसे पहले स्टेप में एक्साइटेशन होती है। अब ये देखते हैं कैसे होती है। देखिए, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2p0, यानी कि इसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है जी। पहले ना मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं। आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये 1s s p d f, ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, आपके सब शेल हैं। जबकि ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 सोन 3 4, ये सब किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आपके शेल को। ठीक है जी। 1s2 ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये कार्बन का इनर शेल है। 2s2
2px1 2py1, ये कार्बन का वैलेंस शेल है 2px वाला। मुझे कैसे पता चला ये वैलेंस शेल है? क्योंकि इसके साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 2 राइट है। 2 का मतलब क्या है कि शेल नंबर 2 है, जो कि बेसिकली इसका वैलेंस शेल है। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? देखिए 2, एक ये और एक ये। अब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने का क्या मतलब है कि भाई ये 2 बॉन्ड बना सकता है ना मैक्सिमम, क्योंकि इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हकीकत में ये बना कितने रहा है? 4। अब वो कैसे बना रहा है? बेसिकली पहले स्टेप में एक्साइटेशन होती है, एक्साइटेशन होगी। हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप आपको क्या बताता है? एक्साइटेशन होती है। इलेक्ट्रॉन 2s1 2s2 सॉरी, जो कि लोअर एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी के लिहाज से वो आपका मूव कर जाएगा इस p ऑर्बिटल की तरफ, जो आपका हायर ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी हाई है एज कम्पेयर टू p से। देखें फिर आपके नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। देखें कैसे? 2s1 इसमें एक रह जाएगा क्योंकि एक एक्साइट होके p की तरफ चला गया। अब इन तीनों p में px py pz इन तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो देखें पहले सिर्फ इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास वैलेंस शेल में 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 1 2 3 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इन 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन को वो किस तरह से यूटिलाइज करेगा बॉन्डिंग के लिए, वो हम देखते हैं आगे। अच्छा, कि जो न्यू आपके पास ऑर्बिटल्स आए हैं एक्साइटेशन के बाद, ये क्या करेंगे? मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड लफ्ज है ना, जो उसका मतलब ये होता है कि मिक्स करना होता है। अब आपके पास एक्साइटेशन से जो ऑर्बिटल्स आते हैं उनकी मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होने के बाद आपके पास जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। उनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, HO स्टैंड फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, हैव इक्वल इन एनर्जी एंड शेप एंड ओरिएंटेड इन स्पेस। अच्छा, इसकी 3 सवालात आपके जहन में जरूर आएंगे। पहला कि उसकी जो बनने वाले न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है भाई उनकी शेप क्यों सेम है? हालांकि जो अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे उनकी तो डिफरेंट शेप थी ना। एस की आपको पता है स्फेरिकल शेप होती है, और जो पी है इसकी इस तरह से डम्बल शेप होती है, ठीक है। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो नए बने ऑर्बिटल एज अ रिजल्ट मिक्स होने के नतीजे में उनकी शेप क्यों सेम है और किस तरह से वो एनर्जी के लिहाज से भी इक्वल हैं? तो इन सब की रीजन ये है कि जब आपके पास मिक्सिंग होती है ना, मिक्सिंग होती है तो सारी चीजें एक जैसी हो जाती है। इसकी ना मिसाल ऐसे है, आप चाय बनाते हो, चाय में आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो? आप दूध भी डालते हो, थोड़ा सा पानी भी ऐड करते हो, दूध चीनी भी डालोगे, पत्ती भी डालोगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करोगे तो क्या चीज बनेगी? चाय, जिसका एक नया टेस्ट होगा, ठीक है, जो दूध के टेस्ट से भी डिफरेंट होगा, जिसका टेस्ट चाय का टेस्ट पानी के टेस्ट से भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यानी कि जो नई बनने वाली चीज है वो उन तमाम चीजों से मुख्तलिफ है। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन में भी होता है। अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं, मिक्स होने के बाद एक नई चीज बनकर सामने आती है जिसको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कह रहे हैं, ठीक है। और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी और शेप हमारे पास सेम होती है, और जो उनकी ओरिएंटेशन है स्पेस में वो भी हमारे पास एक प्रॉपर होती है। अच्छा, इसकी रीजन क्या होती है कि उनकी ओरिएंटेशन जो है वो प्रॉपर होती है, मतलब वो स्पेस में एक एक कह लें आप स्पेसिफिक शेप रखते हैं। तो इसकी रीजन ये होती है, देखिए जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो आपके ऑर्बिटल्स आपके सामने मौजूद है जिनकी मिक्सिंग होगी, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसमें रिपल्शन भी होगी। उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिफरेंट एंगल्स में अरेंज हो जाते हैं स्पेस में और एक जियोमेट्री अटेन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 स्टेप्स हैं जो कि बेसिकली अक्कर होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। तीसरा आपका पॉइंट है, हमेशा वही ऑर्बिटल मिक्स होंगे जिनकी जो एनर्जी है वो कंपेरेबल होगी, यानी कि स्लाइटली एनर्जी का डिफरेंस होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ वही आपके ऑर्बिटल्स मिक्स हो पाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल 1s और 3p, देखिए ये पहले शेल का ऑर्बिटल है और ये तीसरे शेल का ऑर्बिटल है p 3p। आपको पता चलेगा किस तरह से ये न्यूमेरिकल नंबर्स को देखे 1s एंड 3p, ये पहले शेल का ऑर्बिटल है और ये थर्ड शेल का। एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ये मिक्स नहीं हो पाएगा। मिक्सिंग वोंट बी स्मूथ, ये मिक्स होंगे लेकिन जो स्मूथली मिक्स नहीं हो पाएंगे, स्मूथली मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगी। देखिए 2s और 2p है, अब ये भी सेकंड शेल का आपके पास ऑर्बिटल है और ये भी आपकी शेल नंबर 2 का ऑर्बिटल है p भी। दोनों के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है लेकिन बहुत स्लाइटली है, कंपेरेबल है। तब जब ये मिक्स करेंगे तो आपके पास जो मिक्सिंग होगी वो स्मूथ होगी और आपके हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस अक्कर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, हमेशा ऑर्बिटल्स विद कंपेरेबल एनर्जी ही क्यों मिक्स होते हैं? जो
एनर्जी का डिफरेंस जिनके दरमियान लार्ज है, ये जब मिक्सिंग कर रहे हैं तो स्मूथली मिक्सिंग क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए मैंने पहले आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल पेश की थी, वो ये थी कि चाय की। चाय में आप हर चीज़ ना हिसाब से डालते हो, दूध भी, पत्ती भी, पानी भी, चीनी भी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे दूध या चीनी ज़्यादा डल जाती है, फॉर एग्जाम्पल आपने चीनी ज़्यादा डाल दिया, तो आपकी जो चाय का टेस्ट है वो एक अच्छी चाय जो कहलाती है ना, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, क्योंकि उसमें चीनी ज़्यादा हो गई है। इसी तरह अगर आप उसमें पत्ती ज़्यादा डाल दोगे तो आपका कलर भी डिफरेंट हो जाएगा, टेस्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वो चीज़ों में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, वो एक मिक्सचर अच्छा नहीं बन पाएगा। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, जब आपके पास एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो वो उनमें जो मिक्सिंग है वो हो जाते हैं, लेकिन स्मूथली मिक्सिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल है, पानी में आप दूध डालते हो, दोनों की एनर्जी तकरीबन तकरीबन सेम है, एक अच्छा सा मिक्सचर आपको तैयार होके मिल जाता है। लेकिन जब आप उसी पानी में तेल डाल देते हो, ऑयल ऐड कर देते हो, तो वो तेल पानी के ऊपर ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, वो उसमें अच्छे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यही रीज़न है यहाँ पे कि आपके पास जो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी उन वो कंपेरेबल होगी, स्लाइटली एनर्जी का डिफरेंस होगा। ठीक है जी, अगला आपका पॉइंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स। यानी जितने आपके अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी उतने ही बनेंगे। आपके एक एटम के एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, दो और अटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, ये मिक्स हुए हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले हैं वो भी दो ही मिले हैं। दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, दो ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन का एक रूल है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव टू लूप्स। बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दो लूप्स होते हैं, एक स्मॉल और एक लार्ज। देखिए ये एक लार्ज लूप है और एक स्मॉल लूप है। अब इसकी क्या रीजन है, हमारे पास जो बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके क्यों टू लूप्स होते हैं? ठीक है जी, तो बेसिकली इसकी रीजन क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए जब मिक्सिंग होती है ना दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो सिर्फ वो दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं इंटरमिक्स कर रहे, बल्कि जो इनका वेव फंक्शन है ना, एस ऑर्बिटल का भी और पी ऑर्बिटल का भी, इनका जो वेव फंक्शन है वो भी इंटरफेरेंस करता है। ठीक है जी, अगर देखिए मैंने यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए रेड कलर से शो किया है आपके पास, उसकी जो वेव है, पी ऑर्बिटल की जो वेव है उसको मैंने ब्लू से शो किया। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, सपोज कर लीजिए ये एस ऑर्बिटल की वेव है और ये पी ऑर्बिटल की वेव है। मैंने कहा जब इंटरमिक्सिंग होगी ना सिर्फ अटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी, बल्कि इनके साथ जो एसोसिएटेड वेव फंक्शन हैं वो भी इंटरमिक्स करते हैं, वो भी इंटरफेरेंस काज करते हैं। देखिए अगर इंटरफेरेंस आपके पास कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का क्या मतलब है कि इस वेव का क्रस्ट इस वेव की क्रस्ट से कंबाइन कर जाए। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू है और नीचे वाली रेड लाइन है, रेड वेव है, इन दोनों का क्रस्ट आपस में इंटरफेयर करे और इन दोनों का ट्रफ आपस में इंटरफेरेंस करे। तो इस तरह के इंटरफेरेंस को, जिसमें एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के साथ और एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ के साथ बाइंड कर रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इस तरह के इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा अब इसका नतीजा क्या निकल के आता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप जानते हैं कि जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है वो एज कम्पेयर टू पेरेंटल वेव इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से जब लूप बनते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, तो वो एक लूप बड़ा हो जाता है। अब जो छोटा लूप आता है उसकी रीजन होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि ये वाला है। इसमें क्या होता है, इसमें एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से कंबाइन करता है, तो एज अ रिजल्ट जो उनका इफेक्ट होता है वो कैंसिल हो जाता है। जब कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, आपका एम्पलीट्यूड भी जीरो हो जाता है, मिनिमम हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड। यही रीजन है जो आपका जो छोटा सा ये लूप बनता है उसकी रीजन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई दो वेव्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, उनका एम्पलीट्यूड कम हो गया है, तो जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट आपके पास जो लूप बना है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के नतीजे में उसका भी साइज कम ही आता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जब भाई वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ सकता है तो लूप का साइज भी बढ़ सकता है, तो इस वजह से आपके पास एक लार्ज साइज लूप मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल था, एक पी ऑर्बिटल था, इन दोनों की मिक्सिंग हुई तो आपके पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ठीक है, जो कि इस शेप के होते हैं। लेकिन जब हम बॉन्डिंग करते हैं ना, जब हम शेप रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी एटम की बॉन्डिंग हो रही है, तो उस केस में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ये जो स्मॉल साइज अटम ये जो लूप है ना इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल का, इसको इग्नोर कर देते हैं। किस लिए? ताकि बॉन्डिंग को हम सिंपल स्ट्रक्चर की फॉर्म में ड्रा कर सकें। ठीक है, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर हम इस लूप और इस लूप को मिला लें तो आपके पास एक ये लीनियर स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स शोन टुगेदर, यानी दो ऑर्बिटल्स को
मैंने यहाँ पे इकट्ठा शो कर दिया, जो स्मॉल लूप थे इसको मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आपके पास जो ज्योमेट्री है किस चीज पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे। ठीक है जी। अब आपने ये तो देखा ना कि आपके ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये वाले, इनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। ठीक है। अब वो रिपल्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर वैलेंस का इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जब वो रिपल्शन को मिनिमाइज करेंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके अरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज्योमेट्री मिल जाती है। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या पॉइंट है, वो जो ज्योमेट्री आपको अटेन होती है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे, कि आपके कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको ऑब्टेन हुए हैं। ठीक है। वो किस तरह से करती है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp का मतलब क्या है कि इसके अंदर दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई है, एक s की और एक p की। ठीक है। देखिए अब एक s और एक p यानी दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आए हैं वो क्या है, sp, वो भी दो ही आए हैं। ठीक है। आपके पास 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं। ठीक है। अब ये जो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे इन स्पेस, लीनियरली। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज होंगे, लीनियरली, जो कि यहाँ पे मैंने शो भी करवाया है। वो कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अरेंजमेंट किस लिए होती है भाई, रिपल्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं और 180 डिग्री डिस्टेंस पर एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। इनके दरमियान जो फासला है वो 180 डिग्री का है। ठीक है जी। अच्छा, आपने एक और चीज पे गौर किया है, वो ये है कि जब हम जियोमेट्री बता रहे हैं ना, तो उसमें देखें जितने हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आए हैं उसकी बेस पे बता रहे हैं। यानी कि आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आ रहे थे, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी नाम को देख के हम बता सकते हैं कि उसकी जियोमेट्री क्या होगी। नेम को देख के हम बता सकते हैं कि उसकी जियोमेट्री क्या होगी। sp का मतलब क्या है कि भाई दो अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। जब दो अटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो दो लीनियरली अरेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। अब देखें sp2 का क्या मतलब है, इसमें तीन अटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए हैं। एज अ रिजल्ट तीन ही आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल किन तीन अटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बने हैं, एक एस और दो पी। एक एस और दो पी मिलकर तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है। अब वो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर में, उनके दरमियान फासला होगा 120 डिग्री। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें कितने, 1s 3p, यानी कि 3p और एक s ऑर्बिटल, इनकी मिक्सिंग होगी आपके पास। फिर क्या होगा, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। एज रिजल्ट आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, जिसमें हर दो बॉन्ड्स के दरमियान जो फासला होगा वो 109.5 डिग्री का होगा। ठीक है जी। तो यानी कि मेरे कहने का यहाँ पे क्या मतलब है कि हम ज्योमेट्री डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पे। किस तरह से करती है, देखिए जब sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, sp, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपके पास दो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब वो दो कैसे अरेंज हो सकते हैं, लीनियरली। जब आपके पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दो p हैं और एक s है, तो वो किस तरह से अरेंज होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। यानी कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ज्योमेट्री बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, तीन p हैं और एक s है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आ गए हैं। तो वो किस तरह से अरेंज होंगे स्पेस में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखेंगे। ठीक है। तो जी, ये आज का लेक्चर था। अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।